अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा एससी का लेक्चर नंबर 5 है। हम प्रोसेस मॉडल्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा लास्ट प्रोसेस मॉडल है। आज हम डिस्कस करने चाह रहे हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आल्दो के और भी प्रोसेस मॉडल्स इसके अलावा भी अवेलेबल हैं, लेकिन चूंकि हमने दूसरे टॉपिक्स को भी देखना है तो इसलिए हम रैट मॉडल को जो है वो आज डिस्कस करेंगे। आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर को हमने उसकी रिवीजन करनी है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में एजाइल मॉडल पढ़ा था, और आज हम अपना आखिरी प्रोसेस मॉडल डिस्कस करेंगे, रैपिड एप्लीकेशन मॉडल। लास्ट लेक्चर में हमने एजाइल मॉडल पढ़ा था। एजाइल मॉडल में हमने देखा था कि हर आइट्रेशन के साथ हमने फीचर ड्रिवन जो है वो चीज़ें देखी थी। फीचर ड्रिवन ये होता है कि हर आइट्रेशन के साथ हम 5 या 6 फंक्शनैलिटीज़ जितनी भी उस ऑर्गेनाइजेशन की कोर रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको हम डिलीवर करते हैं, और इसके साथ हमने टाइम बाइंडिंग की थी। तो एजाइल मॉडल में जो है वो डॉक्यूमेंटेशन कम होती है और कस्टमर्स के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी ज़्यादा होती है। इसमें हमने पेयर प्रोग्रामिंग का भी डिस्कशन की थी, और को वर्किंग का भी जो है वो कॉन्सेप्ट देखा था। को वर्किंग का मतलब है कि हमारी टीम उस ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के जो है वो उनके एग्जिस्टिंग जो एंड यूज़र्स हैं उनके साथ बैठ के कम्युनिकेशन भी करती है और डेवलपमेंट भी करती है। पेयर प्रोग्रामिंग में हमने देखा था कि एक पर्सन जो है वो प्रोग्रामिंग करता है और दूसरा जो प्रोग्रामर है वो उसको देखता रहता है, फिर वो आपस में स्वैप भी करते रहते हैं। तो ये लास्ट टाइम हमने एजाइल मॉडल पढ़ा था। आज हमारा है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इस इमेज की मदद से मैं आपको पूरा जो है ये मॉडल वो एक्सप्लेन करूँगा। इस इमेज में अगर आप गौर से देखें तो 4 ऐसी जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको नज़र आएंगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लिया। मॉड्यूल्स का मतलब होता है कि इसको डिफरेंट पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। इसको मॉड्यूलराइजेशन भी कहते हैं, कि एक सॉफ्टवेयर को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देना। लेट्स सपोज इस मॉड्यूल में अगर 5 फंक्शनैलिटीज़ हैं तो हम इन 5 फंक्शनैलिटीज़ को अलहदा से करेंगे, और इस मॉड्यूल में लेट्स सपोज अगर 6 फंक्शनैलिटीज़ हैं तो 6 फंक्शनैलिटी के साथ हमने एक मॉड्यूल जो है वो क्रिएट कर देंगे। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि हर मॉड्यूल के ऊपर एक टीम जो है वो काम कर रही है। मतलब अगर आप मॉड्यूल 1 में देखें तो टीम 1 इसके ऊपर काम कर रही है, मॉड्यूल 2 के ऊपर टीम 2 काम कर रही है, और मॉड्यूल 3 के ऊपर टीम 3 काम कर रही है। और आप यहाँ से देखें ये तीनों मॉड्यूल्स पैरेलल जो है वो उनकी डेवलपमेंट हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है उसमें फिर आपके पास रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने इसको टाइम बाइंड भी किया है। मतलब टाइम बाइंड 60 to 90 डेज़ ईच मॉड्यूल जो है वो हमने टाइम बाइंड भी कर दिया है, ताकि इसकी जो डेवलपमेंट है वो तेज़ी से हो सके। तो इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मींस के तेज़ी से अगर हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमने विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हमने डिलीवर करना है, तो हम उस सॉफ्टवेयर को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे। हर मॉड्यूल के ऊपर एक टीम काम करेगी और ये टीम पैरेलल काम करेगी, और ये 60 to 90 डेज़ का जो पीरियड है उसके अंदर अपने मॉड्यूल को वो डिलीवर करेंगे। इसको कहते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। तो आगे जाके मैं इसको डिटेल से डिस्कस करूँगा। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो प्रोसेसेस थे, जैसे कम्युनिकेशन हो गई, प्लानिंग हो गई, एनालिसिस हो गया, इसके अलावा मॉडलिंग हो गई, कोडिंग, टेस्टिंग, यहाँ पर टर्मिनोलॉजी डिफरेंट हो गई है। यहाँ पर उसने मॉडलिंग का वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल किया है। जैसे बिजनेस मॉडलिंग है, डेटा मॉडलिंग है, प्रोसेस मॉडलिंग है, एप्लीकेशन जनरेशन और टेस्टिंग एंड टर्नओवर है। तो यहाँ पर नेमिंग कन्वेंशन थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन काम तकरीबन मोरलेस वही हो रहा है।
लेकिन इसमें आगे जाके जो चीज़ें इसको डिस्टिंक्ट करेंगी दूसरे मॉडल्स के साथ, तो वो मैं आगे जाके इसको डिटेल से डिस्कस करता हूँ. What is rapid application development? The rapid application development model is based on prototyping and iterative development with no specific planning involved. इसमें 3 चीज़ें डिस्कस की हुई हैं. एक तो हम इस मॉडल के अंदर प्रोटोटाइपिंग इस्तेमाल कर रहे हैं. दूसरा हमने इसमें आइट्रेटिव अप्रोच है, मतलब इंक्रीमेंट्स में, आइट्रेशन में हम ये प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं. तीसरी चीज़ ये है कि इसमें प्लानिंग जो है वो कम इस्तेमाल की गई है, चूँकि ये अडेप्टिव नेचर का है. जैसे हमने इसमें डिस्कस किया था, इसमें एजाइल भी जो है वो अडेप्टिव नेचर का होता है, वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है उस एनवायरनमेंट के मुताबिक. तो रेड मॉडल भी जो है वो अडेप्टिव नेचर का है. जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स आती जाती हैं तो ये हमारे लिए पॉसिबल होता है कि उसको इनकॉर्पोरेट करना अपने एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में. तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि रेड जो है वो प्रोटोटाइपिंग को भी इस्तेमाल कर रहा है. इसका मतलब है कि एक प्रोसेस मॉडल के अंदर हम दूसरा प्रोसेस मॉडल भी इस्तेमाल कर सकते हैं. The process of writing the software itself involves the planning required for the development the product. Obviously जब हम किसी सॉफ्टवेयर को बनाएंगे तो उसकी राइटिंग के लिए जो हमें प्लानिंग चाहिए वो तो इसमें इन्वॉल्व होगी. It uses minimal planning in favor of rapid prototyping. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो है हमारी प्लानिंग थोड़ी होगी, और जो भी हमारी प्लानिंग होगी जस्ट टू बिल्ड द प्रोटोटाइपिंग. द फंक्शनल मॉड्यूल्स आर डेवलप्ड इन पैरेलल एज प्रोटोटाइप्स एंड आर इंटीग्रेटेड टू मेक द कंप्लीट प्रोडक्ट फॉर फास्टर प्रोडक्ट डिलीवरी. तो हमने इमेज की मदद से ये देखा कि ये हमने अपने सॉफ्टवेयर को 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया, और ये जो मॉड्यूल्स हैं वो फुली फंक्शनल तो नहीं होंगे, लेकिन वो साथ साथ व्यू करवाते जाएंगे कस्टमर्स को, और बाद में उसकी इंटीग्रेशन करेंगे. क्योंकि मॉड्यूल 1 जो है वो अलहदा से बिल्ट हुआ है. जैसे मैं इमेज की मदद से आपको बता देता हूँ. लेट्स सपोज ये मॉड्यूल 1 है, ये इंडिपेंडेंटली डिलीवर हुआ है और इसमें 5 फंक्शनैलिटीज़ थी. मॉड्यूल 2 है, उसमें लेट्स सपोज 6 फंक्शनैलिटीज़ थी. मॉड्यूल 3 है, इसमें लेट्स सपोज 3 फंक्शनैलिटीज़ थी. तो ये मॉड्यूल से अलग बिल्ट हुए हैं. तो ऑब्वियसली हमने इसको सॉफ्टवेयर जब हमने डिलीवर करना है तो वो अलग तो नहीं करेंगे, हम उसको कंबाइन करके करेंगे. तो फिर जब हम इन मॉड्यूल्स को कंबाइन करेंगे तो हमारी फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल के साथ जो है वो मिलाते हैं तो आपके सॉफ्टवेयर में जो है वो काफ़ी चेंजेस आ चुकी होती हैं, और मिलाने से हो सकता है कई फंक्शनैलिटीज़ डिस्टर्ब भी हो जाए. तो इसलिए टेस्टिंग करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है. चूँकि ये पैरेलल काम हुआ है तो इससे ये होता है कि हमारी प्रोडक्ट की जो डिलीवरी है वो फास्टर हो जाती है. सिंस देयर इज़ नो डिटेल प्री प्लानिंग इट मेक्स इट ईजियर टू इनकॉर्पोरेट द चेंजेस विद इन द डेवलपमेंट प्रोसेस. तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चूँकि हमने अपनी प्लानिंग बहुत ज़्यादा नहीं की होती, हम एडेप्टिव अप्रोच के थ्रू चल रहे होते हैं. जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स आती जाएंगी, जैसे जैसे हमें कस्टमर जो है वो मॉडिफिकेशन के लिए कहता जाएगा, तो इस मॉडल में जो मोस्ट प्रोबेबली जो इम्पोर्टेंट जो इसमें एस्पेक्ट है वो ये है कि कंटिन्यूस हम इसमें जो है वो चेंजेस ला सकते हैं. इसमें इतनी ज़्यादा लचक होती है, इलास्टिसिटी होती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं. It follow iterative and incremental model and have small teams comprises of developers, domain experts, customer representatives and other IT resources working progressively on their component और prototyping. तो हर मॉड्यूल के ऊपर हमारे ऊपर चूँकि हमने अलहदा से टीम जो है वो एलोकेट की हुई है, तो हर मॉड्यूल के ऊपर एक स्मॉल टीम जो है वो काम करेगी. उसमें स्मॉल डेवलपर्स होंगे, उसमें स्मॉल नंबर्स ऑफ डोमेन एक्सपर्ट होंगे,
डोमेन एक्सपर्ट का मतलब है कि जिसको उस जगह का नॉलेज होता है। जैसे एक फैकल्टी मेंबर है, उसको फैकल्टी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको काफ़ी हद तक पता होती हैं, तो वो टीचिंग की डोमेन का वो एक्सपर्ट कहलाएगा। The most important aspect of this model to the successful is to make sure that the prototype developed are reusable. ये एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो हमने प्रोटोटाइप बनाई है, जो कि अभी पूरी फंक्शनल नहीं है, उसको हम रीयूज़ कर सकें। मतलब उसी को आगे लेके हम जो है वो फर्दर जो है वो मॉड्यूल्स बना सकें। Rapid model distributes the analysis, design, build and test phase into a series of short iterative development cycles. यहाँ पर जो है वो हमारे पास ट्रेडिशनल मॉडल से डिफरेंट जो है वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई है। इसमें बिजनेस मॉडल है, डाटा मॉडलिंग है, प्रोसेस मॉडलिंग है, एप्लीकेशन जनरेशन है, टेस्टिंग एंड टर्नओवर है। तो ये हमने इसके अंदर देखा था। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सारे फेजेस हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन ट्रेडिशनल फेज़ में तो हमारे पास कम्युनिकेशन होती है, हमारे पास प्लानिंग होती है, हमारे पास डिज़ाइनिंग होती है, कोडिंग होती है, टेस्टिंग होती है। तो मोरलेस इसमें भी वही चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बिज़नेस मॉडल क्या है। The business model for the product under the development is designed in terms of flow of information and the distribution of information between various business channels. तो अगर हम इसको देखें flow of information, कि एक information एक चैनल से दूसरे चैनल में कैसे flow कर रही है। ये यहाँ पर मैं एक अपनी ही यूनिवर्सिटी की एक एग्जांपल लेता हूँ कि यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन के लिए फॉर्म जमा करवाते हैं तो आप एडमिशन डिपार्टमेंट में करवाते हैं। तो एडमिशन डिपार्टमेंट तो एक अलग से डिपार्टमेंट है, और एडमिशन डिपार्टमेंट सारी एप्लीकेशंस को रिसीव करता है। वो कंप्यूटर साइंस की भी एप्लीकेशन को रिसीव करता है, इंग्लिश डिपार्टमेंट की भी, केमिस्ट्री की भी, लॉ की भी, सारी जितने भी डिसिप्लिन्स हैं उनकी एप्लीकेशंस वो रिसीव करता है, और फिर वो रेलेवेंट डिपार्टमेंट में जो है वो सबमिट करवाता है। रेलेवेंट डिपार्टमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड अगर एप्लीकेशंस हैं तो एडमिशन डिपार्टमेंट से वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में आ जाएंगी। तो कंप्यूटर साइंस या तो वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में आ जाएंगी, या वहाँ पर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठा होगा जो उसको प्रोसेस करेगा। तो अब यहाँ से आपको अच्छे तरीके से समझ आ जानी चाहिए कि बिजनेस चैनल्स, हमारे पास एडमिशन डिपार्टमेंट एक अलग से चैनल है और कंप्यूटर साइंस का अलग से चैनल है। तो एक इन्फॉर्मेशन दूसरे चैनल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, तो इसको कहते हैं बिजनेस मॉडलिंग। तो ये बिज़नेस मॉडलिंग जो है वो पहला फ़ेज़ होता है, इसको आप कम्युनिकेशन फ़ेज़ भी कह सकते हैं। इसमें हम कस्टमर के साथ, एंड यूज़र के साथ डिस्कशन करते हैं कि आपकी फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द वेरियस चैनल्स कैसे होती है। ए कंप्लीट बिजनेस एनालिसिस इज़ परफॉर्म टू फाइंड द वाइटल इंफॉर्मेशन फॉर द बिजनेस। वाइटल का मतलब होता है एब्सोल्युटली नेसेसरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिजनेस एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे बिजनेस मॉडल में हाउ इट कैन बी ऑब्टेन्ड, इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, कैसे हम उसको गेट करेंगे, हाउ एंड व्हेन इज़ द इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड, कब और कैसे इंफॉर्मेशन हमारी प्रोसेस होती है, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ड्राइविंग सक्सेसफुल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हम इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं अगर यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लूँ तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है कि आपने अपने फॉर्म्स जो हैं वो एडमिशन डिपार्टमेंट में सबमिट करवाए। तो एडमिशन डिपार्टमेंट उसको थोरो चेक करने के बाद
रेलिवेंट डिपार्टमेंट में, लेट्स सपोज कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, वो एडमिशन फॉर्म या लिस्ट जो है वो फॉरवर्ड कर देता है। तो हम इसमें से ये फाइंड आउट करेंगे कि जो एडमिशन डिपार्टमेंट है वो उनके पास कौन कौन सी ऐसी चेक लिस्ट है जिससे उसको पता लगता है कि ये फॉर्म करेक्ट है। तो चूँकि हम इस एडमिशन प्रोसेस की जगह हम चूँकि कंप्यूटराइज सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, तो बिज़नेस मॉडलिंग में हमें ये पता करना ज़रूरी होगा कि जो हमारे पास मैनुअल सिस्टम में करेक्शन की, वैलिडेशन की, वेरिफिकेशन की जो प्रोसेसेस हैं उसको कैसे फॉलो किया जा रहा है, ताकि हम उसको अपने सॉफ्टवेयर में इनकॉर्पोरेट कर लें। डाटा मॉडलिंग। डाटा मॉडलिंग का मतलब होता है कि आप अपने जो आपके पास इंफॉर्मेशन आई है, इंफॉर्मेशन हमारे पास कहाँ से आई है? बिजनेस मॉडल से। बिजनेस मॉडल में क्या होता है कि फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन कैसे फ़्लो करती है, उसमें कौन कौन सी चेकलिस्ट होती है। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास दूसरे फेज़ में आ जाती है और उसमें हम क्या कहते हैं, इस इंफॉर्मेशन को हम डाटा मॉडलिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो डाटा मॉडलिंग को हम देख लेते हैं कि डाटा मॉडलिंग क्या है। The information gathered in the business model phase is reviewed and analyzed to form the sets of data objects vital for the business. तो हमारे पास जो बिजनेस डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन आई, अब हमने उसके डाटा सेट्स बनाने हैं जिसको डाटा ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं, जो कि किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, यहाँ से आपको कुछ समझ आ जाएगी कि डाटा मॉडलिंग क्या है। बेसिकली डाटा ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कंटेनर होते हैं, प्लेस होल्डर होते हैं जिसमें हम वैल्यूज़ जो है वो रखवाते हैं। जैसे हमारे पास डाटा ऑब्जेक्ट है नेम, नेम में फैकल्टी मेंबर का नेम आ जाएगा, प्लेस उसकी प्लेस आ जाएगी, इसके अलावा फ़ोन नंबर, उसके जो डिजिट्स हैं वो उस प्लेस होल्डर में रखे जाएंगे। तो ये हमारे डाटा मॉडल्स हैं। और हमारे अगर सिस्टम, हम एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं जो कि हमारे यूनिवर्सिटी के मैनुअल सिस्टम को रिप्लेस करेगा, तो हम उसके डाटा मॉडल्स क्या क्या बनाएंगे। पहला डाटा मॉडल तो हो जाएगा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम अपने सिस्टम को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे। पहला मॉड्यूल हमारे पास फैकल्टी का मॉड्यूल हो गया। ये इस मॉड्यूल के ऊपर रैड मॉडल की एक पूरी टीम काम करेगी। और इस मॉड्यूल में क्या होगा कि फैकल्टी मेंबर आएंगे, अपना लॉगिन करेंगे, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लगा सकते हैं इस मॉड्यूल में। इस मॉड्यूल में टीचर जो है वो अपना रिज़ल्ट सबमिट करवा सकता है, इसके अलावा ग्रेड्स को अपडेट कर सकता है और रिज़ल्ट की सबमिशन कर सकता है। तो ये एक मॉड्यूल है, एक इंडिपेंडेंट मॉड्यूल है और इसके ऊपर एक पूरी टीम काम करेगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स का एक मॉड्यूल है। स्टूडेंट्स की भी आगे दो टाइप्स हो गई। एक वो स्टूडेंट जो अभी एप्लीकेंट है, अभी उसने एडमिशन लेना है, तो एडमिशन ऑनलाइन जो है वो एक मॉड्यूल है, उसके ऊपर एक और टीम काम करेगी। उसमें ये है कि एक एप्लीकेंट आएगा, ऑनलाइन जो है वो अपने डाटे को सबमिट करवाएगा और उसको मैसेज मिल जाएगा कि जी आपका डाटा सबमिट हो गया है। एक और मॉड्यूल हम डिफ़ाइन करते हैं जिसमें हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो उनको वो अपनी ट्रांसक्रिप्ट को जो है वो व्यू कर सकते हैं, अटेंडेंस को व्यू कर सकते हैं। अगर कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से न्यूज़ आई है या कोई मैसेज है उसको व्यू कर सकते हैं। तो ये एक अलग से इंडिपेंडेंट मॉड्यूल बन गया। इसी तरह एडमिशन डिपार्टमेंट का अलग से इंडिपेंडेंट मॉड्यूल होगा, उस पर अलग से टीम काम करेगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे और हर इंडिपेंडेंट टीम उसके ऊपर काम करेगी। फर्दर उस मॉड्यूल के अंदर बिजनेस मॉडल क्या होगा, वो हमारे पास फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगी। उसके बाद फिर हम इसको डाटा मॉडल में कन्वर्ट करेंगे। तो डाटा ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे अगर हम स्टूडेंट मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं तो हमारे पास डाटा ऑब्जेक्ट होगा स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट की जो है उसका रोल नंबर, उसका फ़ोन नंबर। तो ये हमारे पास डाटा ऑब्जेक्ट्स हैं।
तो डाटा ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो बेसिकली प्लेस होल्डर होते हैं जिसमें वैल्यूज़ जो है वो स्टोर हम करते हैं। द एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑल द डाटा सेट इज़ आइडेंटिफाइड। एट्रीब्यूट का मतलब है उसकी क्या खसूसियात हैं। जैसे स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट का प्लेस है, स्टूडेंट की फ़ोन नंबर है, तो ये उसके करैक्टरिस्टिक्स हैं। द रिलेशन बिटवीन दीज डाटा ऑब्जेक्ट्स आर एस्टेब्लिश्ड एंड डिफाइंड इन डिटेल इन रेलेवेंस टू द बिजनेस मॉडल। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि इसके एट्रीब्यूट्स जो हैं उसकी खसूसियात को इकट्ठा करेंगे और उसकी रेलेवेंस बनाएंगे कि इस बिज़नेस मॉडल में कहाँ वो फिट होते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो ये अगर स्टूडेंट का नाम है, उसका आईडी है, उसका एड्रेस है, उसका फ़ोन नंबर है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, तो ये रेलेवेंस बनती है किस मॉड्यूल में, स्टूडेंट के मॉड्यूल में। तो इस डाटा मॉडलिंग में हम उसकी रेलेवेंस के मुताबिक उस टीम को देंगे ताकि वो ये चीज़ आगे लेके चलें। नेक्स्ट आ गया जी प्रोसेस मॉडलिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस जो होता है वो बेसिकली सीरीज ऑफ एक्शंस होता है, स्टेप्स होते हैं। अगर हम सिर्फ प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस में क्या होता है, द डाटा ऑब्जेक्ट सेट्स डिफाइंड इन द डाटा मॉडलिंग फेज आर कन्वर्टेड टू एस्टेब्लिश द बिजनेस इंफॉर्मेशन फ्लो नीडेड टू अचीव द स्पेसिफिक बिजनेस। तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस का मतलब है कि जी सीरीज़ ऑफ एक्शन। तो हमारे पास जो हमने डाटा मॉडलिंग की हुई है, हमारे पास जो डाटा ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी एक सीरीज़ बना देंगे। जैसे एक स्टूडेंट है, उसकी डाटा मॉडलिंग में हमने क्या देखा, स्टूडेंट का नाम है, रोल नंबर है, उसके ग्रेड्स हैं। उसकी रेलेवेंस हम बनाएंगे कि ये जो स्टूडेंट है इसका कौन सा सेशन है और किस सेशन में इसका एडमिशन हुआ और इसकी कितनी फ़ीस है। अब ये जो फ़ीस है वो इसमें एक और डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो जाता है जिसको हम कहते हैं जी फाइनेंस का डिपार्टमेंट। तो इसकी रेलेवेंस, इसकी जो हमारे पास रिलेशनशिप बन जाता है, किसके साथ बन जाता है, फाइनेंस के साथ, क्योंकि स्टूडेंट की फ़ीस जो है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट या फाइनेंस का डिपार्टमेंट है उसके अंदर वो डिपॉजिट करवानी होती है। Objectives as per the business model. The process model for any changes or enhancement to the data object set is defined in this phase. ये वही वाली बात की है कि फिर हम इस डाटा ऑब्जेक्ट्स को हम डिफ़ाइन करते हैं और इसकी इन्हांसमेंट भी करते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि एक स्टूडेंट का हमने डिटेल डाटा लिया, उसमें हमने अब क्या किया, हमने उसकी फ़ीस को भी इसमें ऐड कर दिया। तो जब हम फ़ीस को ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, उसकी इन्हांसमेंट हो जाएगी। अब उसकी इंटरेक्शन जो है वो क्रॉस डिसिप्लिन हो गई, एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट में उसका रिलेशनशिप बन गया। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन फॉर एडिंग, डिलीटिंग, रिट्रीविंग और मॉडिफाइंग ए डाटा ऑब्जेक्ट्स आर गिवन। तो आपके पास ये लिबर्टी होगी कि आप जो है उस प्रोसेस में जो है वो उसमें अगर कोई एडिशन करनी है तो आप एडिशन कर सकते हैं, उसमें अगर मॉडिफिकेशन करनी है, डिलीशन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन जनरेशन, द एक्चुअल सिस्टम इज़ बिल्ट एंड कोडिंग इज़ डन बाय द यूजिंग ऑटोमेशन टूल्स टू कन्वर्ट द प्रोसेस एंड डाटा मॉडल इनटू एक्चुअल प्रोटोटाइप्स। तो एप्लीकेशन जनरेशन उसी वक्त होती है कि जब आप कि हर मॉड्यूल में आपको पता लग जाता है कि अब ये कंप्लीट हो गया है, तो इसको फिर एक्चुअल सॉफ्टवेयर में हम कन्वर्ट करते हैं। इसको कहते हैं एप्लीकेशन जनरेशन। जब हम एप्लीकेशन जनरेशन कर लेते हैं तो फिर हमारी टेस्टिंग का काम आ जाता है। टेस्टिंग में क्या होता है, द ओवरऑल टेस्टिंग टाइम इज़ रिड्यूस इन द रैट मॉडल एज द प्रोटोटाइप्स आर इंडिपेंडेंट टेस्टिंग ड्यूरिंग एवरी आइट्रेशन। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि डिस्टिंक्ट करता है दूसरे मॉडल से रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का। ये एक बहुत ज़्यादा, आप ये कह रहे हैं, यूनिक फीचर ये है कि हर मॉड्यूल की इंडिपेंडेंट चूँकि टेस्टिंग हुई होती है तो हमारे लिए जो है वो मज़ीद टेस्ट के लिए उसको टाइम देना जो है वो ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि टेस्टिंग जो होती है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क होती है।
The data flow and the interfaces between all the components need to be thoroughly tested with complete test coverage. तो जैसे जैसे हम अपने डाटा फ्लो को बनाते हैं, इंटरफेसेस बनाते हैं, क्योंकि एक इंटरफेस हमें ये प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि हम दूसरे डाटा ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं. तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो उसका टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है. जैसे एडमिशन डिपार्टमेंट में आपने एप्लीकेशन एज ए एप्लीकेंट आपने एडमिशन फॉर्म सबमिट करवाए, तो एडमिशन फॉर्म क्या करता है, उसमें चेक लिस्ट देखता है कि कौन कौन सी चीज़ें करेक्ट हैं. अगर सारी चीज़ें करेक्ट हैं तो वो रेलेवेंट डिपार्टमेंट में यानी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में वो फॉरवर्ड कर देता है. अब ये देखें, एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट में फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो आपकी जो टेस्टिंग है वो ये मेक श्योर करेगी कि क्या एडमिशन डिपार्टमेंट ने अपनी जो चेक लिस्ट के मुताबिक तमाम एंट्रीज़ जो हैं वो चेक कर ली हैं. अगर चेक कर ली हैं तो वो एंट्रीज़ फिर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड होगी. तो क्या वो पूरी फॉरवर्ड होंगी, इसको कहते हैं फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की टेस्टिंग जो होती है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Since most of the programming components have already been tested, it reduces the risk of any major issues. इसकी बात हम पहले भी कर चुके हुए हैं कि चूँकि हमने अपने सॉफ्टवेयर को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड किया और हर मॉड्यूल को इंडिपेंडेंटली हमने जो है वो टेस्ट किया, इससे हमारा टेस्टिंग टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है. अब नेक्स्ट है जी, रैड मॉडल जो है वो ट्रेडिशनल मॉडल से क्यों डिफरेंट है. वैसे तो एक दो जो है वो पॉइंट्स मैंने पहले से डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से हम देख लेते हैं. ट्रेडिशनल मॉडल्स फॉलो रिजिड प्रोसेस मॉडल विद हाई एम्फेसिस ऑन रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड गैदरिंग बिफोर द कोडिंग स्टार्ट्स. तो हमने जब ट्रेडिशनल मॉडल पढ़ा था, जैसे वाटरफॉल है, हमारे पास इंक्रीमेंटल है, इन मॉडल्स में हमने क्या किया था, हमने जो है कम्युनिकेशन की थी, हमने डिटेल प्लानिंग की थी. हमारा फोकस जो था वो ज़्यादातर रिक्वायरमेंट्स के ऊपर था. जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसी के मुताबिक फिर हम कोडिंग स्टार्ट करते थे. यानी कि काफ़ी रिजिड प्रोसेस था कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट था. इट पुट्स द प्रेशर ऑन द कस्टमर टू साइन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स बिफोर द प्रोजेक्ट स्टार्ट्स एंड द कस्टमर डज नॉट गेट द फील ऑफ द प्रोडक्ट एज देयर इज़ नो वर्किंग बिल्ड अवेलेबल फॉर ए लॉन्ग टाइम. यहाँ पर एक बहुत जो है वो क्रिटिकल जो है वो चीज़ है, स्पेशली ट्रेडिशनल मॉडल्स के लिए, कि ट्रेडिशनल मॉडल में हम पहले कम्युनिकेशन करते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं, फिर हम जो है उसके मॉडल्स बनाते हैं, फिर हम उसकी टेस्टिंग उसकी कोडिंग करते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं, फिर जाके कस्टमर्स के पास एक वर्किंग मॉड्यूल जो है वो व्यू होता है. और अगर ये प्रोसेस लेंथी हो जाता है तो ये कस्टमर्स के लिए, एंड यूज़र्स के लिए काफ़ी एग्जॉस्टिव हो जाता है. एग्जॉस्टिव इस सेंस में है कि वो रिक्वायरमेंट तो बताता जा रहा है लेकिन उसके सामने कोई वर्किंग प्रोडक्ट ही नहीं होती. चूँकि वर्किंग प्रोडक्ट नहीं होती तो कस्टमर्स जो होते हैं या एंड यूज़र्स जो होते हैं वो काफ़ी जो है वो इसमें से साइन आउट कर जाते हैं कि जी हमें नहीं ज़रूरत है इस सॉफ्टवेयर की. तो ट्रेडिशनल मॉडल का ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है. द कस्टमर्स मे नीड सम चेंजेस after he gets to see the software. The change process is quite rigid and it may not be feasible to incorporate major changes in the product in the traditional model. तो पहली तो ये चीज़ हो गई कि कस्टमर जो हैं या एंड यूज़र्स हैं उनको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है कि वर्किंग प्रोडक्ट जो है, एक्चुअल जो सॉफ्टवेयर है जिस पे उसने काम करना है, उसकी डिलीवरी जो है वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है. तो एक तो ये ड्रॉबैक हो गया. दूसरा ये है कि जब उसको डिलीवर किया जाता है, लेट्स सपोज 6 मंथ के बाद उसको डिलीवर किया जाता है, तो कस्टमर जो है वो फिर आपको सरप्राइज़ भी दे सकता है कि मैंने तो ये फंक्शनैलिटी कही नहीं थी, मेरे लिहाज से तो ये फंक्शनैलिटी थी. तो वो उस फंक्शनैलिटी को इनकॉर्पोरेट करते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाती है, क्योंकि हम क्योंकि ट्रेडिशनल प्रोसेस जो है वो रिजिड होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है. तो यहाँ ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ट्रेडिशनल मॉडल्स का.
रैपिड एप्लीकेशन मॉडल में ये प्रॉब्लम्स हमें नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? रैड मॉडल फोकसेस ऑन आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल डिलीवरी। तो रैड मॉडल क्या होता है कि वो साथ साथ कस्टमर्स को व्यू करवा रहा होता है। कैसे करवा रहा होता है? क्योंकि वो प्रोटोटाइप को इस्तेमाल कर रहा है। प्रोटोटाइप क्या होती है? एक स्केच होता है, और कस्टमर से पूछते जाते हैं, कस्टमर साथ साथ व्यू भी करता जाता है, अपनी रिक्वायरमेंट्स को रिफाइन भी करता जाता है, डेवलपर को भी पता लगता जाता है कि कस्टमर जो है वो एक्चुअली क्या चाहता है। तो इसका मतलब है कि रैड मॉडल इन आइटरेटिव इंक्रीमेंटल जो है अप्रोच को यूज़ कर रहा है। दिस रिजल्ट इन रैपिड डिलीवरी टू द कस्टमर एंड द कस्टमर इन्वॉल्वमेंट ड्यूरिंग द कंप्लीट डेवलपमेंट साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ नॉन कॉन्फर्मेंस विद द एक्चुअल यूज़र रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पर हमें दो फ़ायदे मिल जाते हैं। पहला तो ये है कि कस्टमर्स को एंड यूज़र्स को जो है आप साथ साथ प्रोडक्ट व्यू भी होती जा रही है। उससे ये होता है कि वो साइन ऑफ नहीं करता, उसको लग रहा होता है कि मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो काफ़ी हद तक बन गया है, और उसकी मोटिवेशन लेवल भी बड़ा होता है, और साथ साथ वो मॉडिफिकेशन भी बता रहा होता है, उसको इनकॉर्पोरेट भी किया जा रहा होता है। इससे जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट जो है हमारी तेज़ भी हो जाती है, और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को भी हम अचीव कर रहे होते हैं। रैड मॉडल कैन बी अप्लाइड सक्सेसफुल टू द प्रोजेक्ट्स इन विच क्लियर मॉड्यूलराइजेशन इज़ पॉसिबल। तो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि जी हमने रैड मॉडल को वहीं पे ही अप्लाई करना है जहाँ पर हम अपने सॉफ्टवेयर को डिफरेंट मॉड्यूल्स में मॉड्यूलराइजेशन कर सकें। डिफरेंट मॉड्यूल्स में यानी कि डिफरेंट पार्ट्स में हम अगर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं तो रैड मॉडल जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल होता है। इफ़ द प्रोजेक्ट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू मॉड्यूल्स, रैड में बी फेल। तो यहीं से ही हमें पता लग जाएगा कि जी हमारा अगर जो है सॉफ्टवेयर अगर डिफरेंट मॉड्यूल्स में हम डिवाइड नहीं कर पाते तो शुरू से ही हमें पता लग जाएगा कि रैड मॉडल जो है वो फेल हो जाएगा। रैड शुड बी यूज ओनली व्हेन अ सिस्टम कैन बी मॉडलाइज्ड टू बी डिलीवर्ड इन एन इंक्रीमेंटल मैनर। ये हम बात कर चुके हुए हैं। इट शुड बी यूज इफ़ देयर इज़ अ हाई अवेलेबल ऑफ डिज़ाइनर्स फॉर मॉडलिंग। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई कि रैड मॉडल जो है आप उस वक़्त इस्तेमाल करें कि जब आपके पास नंबर ऑफ़ डेवलपर्स ज़्यादा हों, तो तब आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। इट शुड बी यूज ओनली इफ़ द बजट परमिट्स यूज़ ऑफ ऑटोमेटेड कोड जनरेशन टूल्स। तो ज़ाहिर है रैड मॉडल को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें डिफरेंट टूल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। रैड मॉडल्स के डिफरेंट टूल्स जैसे है आउट सिस्टम है, जोहो क्रिएटर है, बिजागी है। ये टूल्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली जो है वो आपके कोड की जनरेशन कर देते हैं, जिससे कोडर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब इन टूल्स को लेने के लिए ज़ाहिर ऑर्गेनाइजेशन को पे करना पड़ता है ये जितने भी टूल्स हैं, और वो काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं। तो अगर आप प्रोजेक्ट की कॉस्ट में अगर उसमें ऐड कर लें तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो इसलिए हमारा जो बजट है वो डिपेंड करता है कि हम रैड मॉडल को यूज़ करें कि ना करें, क्योंकि इसमें दो कंस्ट्रेंट्स होते हैं। पहला कंस्ट्रेंट ये होता है कि आपके पास टीम ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों ज़्यादा होनी चाहिए? कि हर मॉड्यूल के ऊपर अलहदा से आपने एक इंडिपेंडेंट टीम जो है वो लगाई हुई है। तो दूसरी क्या है? दूसरी ये है कि रैड मॉडल के डिफरेंट टूल्स होते हैं, उनको हमने इस्तेमाल करना है। तो टूल्स जब हम इस्तेमाल करेंगे तो जिन कंपनीज़ ने टूल्स वो बनाए हुए हैं उन कंपनीज़ को आपको पे करना पड़ेगा। तो आपको अगर बजट जो है वो अगर आपको ये परमिशन देता है तो तब आप रैड मॉडल की तरफ आएँ। It should be chosen only if the domain experts are available with relevant business knowledge. तो तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई। अगर आपके पास डोमेन एक्सपर्ट नहीं है, डोमेन एक्सपर्ट का मतलब होता है कि उस काम में उस एरिए में एक्सपर्ट बंदा, जैसे एक क्लर्क है, क्लर्क अपने फील्ड में डोमेन एक्सपर्ट है, वो क्लर्क की डोमेन में एक्सपर्ट है। तो इस तरह के अगर आपको पर्सन्स अवेलेबल नहीं है तो रैड मॉडल वहाँ भी फेल हो जाएगा। इट शुड बी यूज वेयर द रिक्वायरमेंट चेंज ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट एंड वर्किंग प्रोटोटाइप्स आर टू बी प्रेजेंटेड टू द कस्टमर्स इन स्मॉल आइटरेशन ऑफ 2 to 3 months।
तो रैड मॉडल के लिए ये प्री रिक्विजिट होती है कि आप वहाँ पर इस्तेमाल करें जहाँ पर आपको पता है कि आपके कस्टमर्स ने जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो रिक्वायरमेंट्स को चेंज करना है, उनकी रिक्वायरमेंट चेंज होती जा रही हैं, वहाँ पर आप रैड मॉडल को इस्तेमाल करेंगे। रैड मॉडल के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? चेंजिंग रिक्वायरमेंट कैन बी अकोमोडेटेड, ये भी हम पहले से डिस्कस कर चुके हुए हैं। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स चेंज होती जाती हैं, रैड मॉडल में ये बहुत ज़्यादा इजी होता है कि हम इसको जो है वो इनकॉर्पोरेट कर दें, अपने सॉफ्टवेयर का पार्ट बना दें। प्रोग्रेस कैन बी मेजर्ड, ऑब्वियसली हमने डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है और हर मॉड्यूल के ऊपर एक टीम काम कर रही है और 60 to 90 डेज़ का टाइम रखा हुआ है, तो हम अपनी परफॉर्मेंस को बड़े अच्छे तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। आइट्रेशन टाइम कैन बी शॉर्ट विद यूज़ ऑफ पावरफुल रैड टूल्स, तो आइट्रेशन का टाइम भी हम शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि कोडर के पास अगर रैड के टूल होंगे, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि रैड के जो टूल हैं वो जोहो क्रिएटर है, आउट सिस्टम है, बिजागी है, ये ऐसे टूल्स हैं जिसकी मदद से आप कोड की जनरेशन बहुत तेज़ी से कर लेते हैं। इससे ये होता है कि कोडर का जो टाइम होता है वो काफ़ी बच जाता है। अगर कोड करने वाले का टाइम बचेगा तो ओवरऑल हमारा भी टाइम बच जाएगा। प्रोडक्टिविटी विद फ्यू पीपल इन ए शॉर्ट टाइम, तो आप थोड़े टाइम में आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आप ले सकते हैं। रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम, तो डेवलपमेंट टाइम का भी जो है वो हमारे पास कम हो जाता है। इंक्रीज रीयूजेबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट्स, इसकी काफ़ी डिस्कशन होती है कि रीयूजेबिलिटी क्या है। रीयूजेबिलिटी ये होती है कि आप किसी चीज़ को कैसे इस्तेमाल करते हैं बार बार। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक लॉगिन क्रिएट किया, तो लॉगिन है स्टूडेंट्स के लिए, आपने इसको क्रिएट तो कर लिया, अब वही लॉगिन जो है वो टीचर्स के लिए भी आपने क्रिएट करना है। तो ये इसी लॉगिन में आप जो है वो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके टीचर्स के लिए लॉगिन बना सकते हैं। तो आपके सामने ये हुआ कि लॉगिन पहले से बना हुआ था और हमने उसको क्या किया, रीयूज़ कर लिया। रीयूज़ कहाँ पर किया? फैकल्टी मेंबर्स के लॉगिन में हमने इसको इस्तेमाल कर लिया। तो रैड मॉडल जो है वो इसमें ये काफ़ी एडवांटेज है कि वो रीयूजेबिलिटी कंपोनेंट्स हमें प्रोवाइड करता है। क्विक इनिशियल रिव्यूज़ अकर, ये कैसे होता है? जब आप प्रोटोटाइप कस्टमर्स जो हैं कस्टमर्स को एंड यूज़र्स को दिखाते हैं तो क्विकली रिव्यू हमें आ जाता है। इनकरेजेस द कस्टमर्स फीडबैक, तो फौरी तौर पे जब रिव्यूज़ आते हैं एंड यूज़र्स की तरफ से हमारे पास फीडबैक आता है तो हमारे लिए ये आसान होता है कि हम उस फीडबैक की मदद से अपने सॉफ्टवेयर को जो है वो करेक्ट कर सकें। इंटीग्रेशन फ्रॉम वेरी बिगनिंग सॉल्व्स ए लॉट ऑफ इंटीग्रेशन इश्यूज़, तो चूँकि ये मॉड्यूल्स में हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल में हम इंटीग्रेट कर देते हैं, फिर दूसरे को तीसरे में कर देते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस करते हैं, तो वो जो इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम ओवरऑल आती है वो हमारे सिस्टम में कम हो जाती है। ये नहीं है कि ख़त्म हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। रैड मॉडल के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिपेंडेंसीज ऑन टेक्निकली स्ट्रॉन्ग टीम मेंबर्स फॉर आइडेंटिफाइंग द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास एक पहला डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपके पास प्रॉपर टीम मेंबर्स नहीं है जिनका टेक्निकली नॉलेज जो है वो साउंड नहीं है, तो रैड मॉडल जो है वो आपका फेल हो सकता है। आल्दो कि आपके पास बजट भी है, आपके पास पर्सन्स भी हैं, लेकिन पर्सन्स की अगर एक्सपर्टीज़ नहीं है तो फिर आपका जो है रैड मॉडल जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। ओनली सिस्टम दैट कैन बी मॉडलाइज कैन बी बिल्ड यूजिंग रैड, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रैड को उसी वक्त इस्तेमाल करना है जब आपका सिस्टम जो है मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जा सकता हो। रिक्वायर्स हाईली स्किल्ड डेवलपर्स डिज़ाइनर्स, तो हमारे पास डेवलपर्स भी स्किल्ड पर्सन्स होने चाहिए। हाई डिपेंडेंसीज ऑन मॉडलिंग स्किल्स, चूँकि ये मॉडल ज़्यादा डिपेंड करता है मॉडलिंग के ऊपर, मॉडल्स के ऊपर, स्केचेस के ऊपर,
तो हमारे पास ये जो मॉडल्स बनाने वाले पर्सन्स हैं वो हाईली स्किल्ड पर्सन्स होने चाहिए, अदरवाइज़ रैड मॉडल जो है वो फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। Inapplicable to cheaper projects as the cost of the modeling and automated code generation is very high। तो हमारे पास ये एक और बड़ा कंस्ट्रेंट आ गया कि हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनमें हमारे पास बजट कम होगा तो फिर हम रैड मॉडल की तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि रैड मॉडल जो है वो ज़्यादा प्रोजेक्ट मेंबर्स की यहाँ पर ज़रूरत होती है, ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा एक्सपर्ट पर्सन को रखेंगे तो ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी आपको। फिर कोड जनरेशन टूल्स के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, उसकी भी आपको पे करना पड़ेगा। तो फिर अगर आप एक चीपर प्रोजेक्ट रैड मॉडल के साथ करेंगे तो वो तो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होगा ही नहीं। मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी इज़ मोर। तो यहाँ पर चूँकि 3 या 4 मॉड्यूल्स में पैरेलल काम हो रहा है तो उसकी जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी है मैनेजमेंट की वो ज़्यादा बढ़ जाती है। सूटेबल फॉर द सिस्टम्स दैट आर कंपोनेंट बेस्ड एंड स्केलेबल। तो ऐसे सिस्टम्स जिनमें कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं, मॉड्यूल्स बनाए जा सकते हैं और बड़ी स्केल पे हैं, तो वहाँ पर ये आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। रिक्वायर्स यूज़र इन्वॉल्वमेंट थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। ऑब्वियसली ये यूज़र रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो यूज़र्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है, तो यूज़र की इन्वॉल्वमेंट इसके ऊपर वाइटल होती है, क्रिटिकल होती है। तो अगर यूज़र आपके साथ जो है वो कोऑपरेटिव नहीं है तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सूटेबल फॉर द प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग शॉर्टर डेवलपमेंट टाइम्स। तो अगर आप इसको जो है ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं जिनमें टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, तो रैड मॉडल तो बहुत तेज़ी से काम करता है, तो वो आपको जल्दी डिलीवर कर देगा। तो अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है जल्दी डिलीवर करने की तो रैड मॉडल फिर आपके लिए यूज़लेस बन जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं, वो हमारा एक नया टॉपिक होगा, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। होपफुली तमाम स्टूडेंट्स ने ये जो है प्रोसेस मॉडल जो है वो देख लिए होंगे। आपका एक पूरा क्वेश्चन जो है वो मैंने एग्ज़ाम में इंक्लूड किया हुआ है, जिसमें आपको एक सिनेरियो दिया गया होगा, उसमें आपने अप्रोप्रिएट प्रोसेस मॉडल जो है वो सजेस्ट करना होगा और लॉजिकली कन्विंस करना होगा कि आप इस सिनेरियो में कौन से प्रोसेस मॉडल को जो है वो फॉलो करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।